गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ उनका ड्रॉबैक था जिनके कारण से उनका जो मॉडल है वो फेल कर गया। तो नील्स बोर ने 1913 में इनके मॉडल को गलत साबित किया और अपना एक नया मॉडल लेकर आए। तो हम लोग पढ़ते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो नील्स बोर ने जो है प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए अपना एक मॉडल बनाया था। ओके, तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को जानने के पहले हम लोग प्लांक्स के जो क्वांटम थ्योरी था उसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि उन्होंने जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में रिलेशन दिया था। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एनर्जी का सिंबल होता है ई। ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं तो E इज इक्वल टू हमारा किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे अगर इस चीज़ पे ध्यान दें तो E हमको पता है कि एनर्जी है, म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो H एक नया टर्म है जो कि प्लांक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.602 इंटू 10⁻⁻34। ओके, हम लोग कॉस्मिक स्केल पे या फिर जो स्मॉल स्केल होता है उसमें हम प्लांक्स स्केल का भी यूज करते हैं, जो कि इस वैल्यू से स्टार्ट होता है। ओके, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो प्लांक्स का ये कांस्टेंट का 6.02 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ओके, तो ये उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा डायरेक्टली न होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के, मतलब कि 1/λ। ओके, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा निकल के आ जाता है c/λ। ओके, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, c एक नया टर्म निकल कर आता है, तो c इज इक्वल टू हमारा जाना जाता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का गति क्या होता है इन वैक्यूम निर्वात में, तो इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है, और जो कि वेलोसिटी जो है लाइट का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, अगर हम इस फार्मूला का यूज करें प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी के, तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ओके, तो E इज इक्वल टू एच के जगह पे एच पुट करेंगे, न्यू के जगह पे फ्रीक्वेंसी के जगह पे हम लोग पुट करेंगे c/λ। ओके, मतलब कि ये जो हमारा टूट कर आ गया वो आ गया किसके टर्म में? वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, हमने यूज किया म्यू इज इक्वल टू c/λ। ओके, तो ये हमारा वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला यूज होता है, और ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, आखिर बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा एटम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो वैल्यू होगा वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग Z का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर। ओके,
और ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा आवेश है, जो भी चार्ज है, मतलब कि Z इंटू ई। ओके, सेकेंड थिंग उन्होंने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसका वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए ZE, न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है, राउंड करता रहता है, वो एक स्टेबल ऑर्बिट कहलाता है। स्टेबल इसलिए कहलाता है क्योंकि हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होता है, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, मतलब एक फिक्स एनर्जी होगा ऑर्बिट में कि इसी एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, तो एक्चुअल में वो ऑर्बिट ना होकर एनर्जी लेवल होता है। ओके, हम लोग उसको एनर्जी लेवल से जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि इतना एनर्जी है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इतना एनर्जी है तो सेकेंड ऑर्बिट है। ओके, तो हम लोग एक्चुअली में उसका एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पोस्टुलेट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पोस्टुलेट में और फोर्थ पोस्टुलेट में बोर ने प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज किया था। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट में कहा था उन्होंने कि हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो बाहर राउंड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम, ओके, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोणीय संवेग कहलाता है इलेक्ट्रॉन का, वो बराबर होगा h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के। ओके, तो इंटीग्रल मल्टीपल के अगर बराबर होगा h/2 के, इसका मतलब हुआ कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। h = हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अभी हमने बताया प्लांक्स के बारे में, प्लांक कांस्टेंट के बारे में। तो 6.02 into 10⁻⁻34, ओके, एंड 2 एंड पाई का वैल्यू 3.14, मीन्स ये जो वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा। ओके, अब अगर हम लोग कहें यहाँ पे h/2 के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एटम के अंदर। ओके, तो अगर हम लोग मान लें कि यहाँ से न्यूक्लियस से ऑर्बिट का जो हमारा डिस्टेंस है वो r है, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने मान लिया r। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मतलब कि अगर हम कहें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज v। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मास हमने मान लिया me। मतलब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें तो इलेक्ट्रॉन का हमने मान लिया me। ओके, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा me, मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू v इंटू r। ओके, मतलब इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमको कह रहा है जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये वैल्यू, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 के। ओके, तो हम बढ़ते हैं बाई बोर्स थ्योरी। कहता है कि एंगुलर मोमेंटम मीन्स me/v/r ये बराबर होगा किसके, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के। मतलब इंटीग्रल मतलब nh/2। ओके, मतलब n हो गया हमारा, वैल्यू होगा इसका 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। n जो है हमारा
सॉरी क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ ये जान लेते हैं कि n हमारा वैल्यू होगा 1 2 3 4। ओके, तो अगर हम इसको इस फार्मूला पे ध्यान दें तो यहाँ पे एम ई जो हमारा है वो कांस्टेंट है, एन हमारा कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। मतलब कि हमारा वेरिएबल सिर्फ वेलोसिटी और रेडियस है। ओके, मींस अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर रेडियस अगर पता हो, दैट मींस उसका ऑर्बिट पता हो। ओके, रेडियस मींस ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। अगर रेडियस पता हो तो हम उसका वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि उसका वो किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है या फिर किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। अगर हमें वेलोसिटी अगर पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो उसका ऑर्बिट क्या है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमें पता चलता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ इनके फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में। तो फोर्थ पोस्टुलेट में प्लैंक्स ने एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट जा रहा है या फिर सेकेंड टू ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम कहें कि अगर आप सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं तो अगर हम आपको सेकेंड टू थर्ड फ्लोर पे भेजते हैं या फिर सेकेंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हमारा इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही काम करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि उसको सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में भेज रहे हैं या फिर सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में उसको ला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है या फिर ऑब्जर्वन होगा। ओके, या फिर तो अगर यहाँ पे सवाल उठता है, समझने वाली बात है कि हम किस आधार पे माने, मतलब कहाँ एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, कहाँ एनर्जी अवशोषित होगी, कहाँ ऑब्जर्व होगा। ओके, तो अगर हम इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी जो हमारा है वो ऑब्जर्व होगा। ओके, कब? जब हम हायर टू लोअर जाएंगे। ओके, और अगर लोअर टू हायर अगर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो वहां पे एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था।